हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। स्वागत है आपका क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनक्लेक्स के क्वेश्चंस एंड जिस चैप्टर के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 22 रिलेटेड टू ओबीजी नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is providing instructions to a pregnant client who is scheduled for amniocentesis. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। वट इंस्ट्रक्शंस वुड द नर्स प्रोवाइड? क्या इंस्ट्रक्शंस है जो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है? सो फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेस्ट इज रिक्वायर्ड बट not strict bed rest, so this is not correct. The next question is hospitalization is necessary for 24 hours after the procedure. नहीं, एमनियोसेंटेसिस एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, सो हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड नहीं होती है। एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी साइंड बिफोर द प्रोसीजर। यस, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, सो इसके लिए हमें पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है और उस पर साइन करवाना है। ए फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द ट्रोमा टू द एब्डोमेन। नहीं, फीवर आने का रीज़न मतलब ऐसा नहीं है कि एमनियोसेंटेसिस की वजह से फीवर आएगा। एब्डोमेन पे सैंपल लिया जाता है, इट इज़ करेक्ट, बट फीवर आएगा इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर कोई और इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है। सो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज थर्ड, फीवर आ सकता है, पेशेंट को हम बताएंगे कि खुद का केयर करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, एंड बट द अप्रोप्रिएट इज एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी साइन बिफोर द प्रोसीजर। नेक्स्ट, a pregnant client in the first trimester call the nurse at a healthcare clinic reports a thin colorless vaginal discharge. The nurse would make which statement to the client? जो पेशेंट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसको थिन कलरलेस वेजाइनल डिस्चार्ज है। सो इससे क्या हमें क्या पता लगेगा? केम टू द क्लिनिक इमीडिएटली? नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है जिसे बोलते हैं ल्यूकोरिया। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कि कलरलेस है और थिन है। अदर ऑप्शंस देखते हैं हम। द वेजाइनल डिस्चार्ज में बी बोदरसम बट इट इज़ अ नॉर्मल अकरेंस। यस। थर्ड, रिपोर्ट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट द मैटरनिटी सेंटर। नहीं, यूज टेम्पोन्स इफ डिस्चार्ज इज बोदरसम बट बी श्योर टू द चेंज ऑफ टेम्पोन्स एवरी 2 आवर्स। नहीं, टेम्पोन्स का भी यूज़ नहीं करना है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज किन किन कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है? कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक इन्फेक्शन है जो कि फंगल इन्फेक्शन है, इसमें कर्ड लाइक डिस्चार्ज देखने को मिलता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें ओडर अलग होता है, वाइटिस डिस्चार्ज होता है। सो जो पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्चार्ज की वो नॉर्मल है, जिसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूबेला टाइटर रिजल्ट ऑफ अ 1 day पोस्टपार्टम क्लाइंट। पोस्टपार्टम इसका मतलब है कि डिलीवरी हो चुकी है क्लाइंट की। लेस देन 1:8 एंड रूबेला वायरस वैक्सीन इज प्रिस्क्राइब टू एडमिनिस्टर बिफोर डिस्चार्ज। द नर्स प्रोवाइड विच इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द वैक्सीन? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्या इंस्ट्रक्शंस हम देंगे किसी क्लाइंट को जिसको रूबेला वायरस प्रिस्क्राइब की गई है? फर्स्ट इज ब्रेस्ट और चेस्ट फीडिंग नीड टू बी स्टॉप्ड फॉर 3 months। नहीं, हमें नहीं स्टॉप करवाना है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो वायरस जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू कराने को बोलना है। प्रेगनेंसी नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 months। यस, इट इज़ करेक्ट। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ रूबेला वायरस, सो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना होता है 3 months तक, क्योंकि
प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सो इफेक्ट रह सकता है इसका, इसलिए 1 to 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी अवॉइड करने को हम बोलेंगे क्लाइंट को। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट, यस। एक्सपोजर टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स नीड टू बी अवॉइडेड, यस। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन एडमिनिस्टर की है वो बॉडी से आउट भी होती है, यूरिन के थ्रू, स्मेल के थ्रू। सो इस चीज़ों के इफेक्ट आ सकता है। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनो सप्रेसर इंडिविजुअल आसपास रहेगा तो उसको इफेक्ट कर सकता है वायरस। A hypersensitivity reaction can occur if the client has an allergy to eggs. Yes, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये बनी होती है डक एग से। डक एग्स से बनती है और इसलिए एग्स के अगर एलर्जी है किसी पेशेंट को तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द इंजेक्शन नीड टू बी कवर्ड विद स्टेराइल गोज फॉर 1 वीक। नहीं, ऐसा करने की नीड नहीं है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो क्या क्या होंगे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट करेक्ट नहीं है और सिक्स्थ भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इन अ हेल्थ केयर क्लिनिक इज इंस्ट्रक्टिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म किक काउंट्स। किक काउंट्स मतलब बेबी कितनी बार किक करता है वो, या कितनी बार मूव करता है वो, हमें क्लाइंट को समझाना है कि कैसे काउंट करना है। सो कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस की नीड है? विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन? आई विल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ किक्स। ठीक है, क्लाइंट ने अगर ये बोला कि हाँ मैं अपने जो बेबी की मूवमेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, इसका मतलब उसे समझ आ गया। सेकेंड, आई नीड टू लाई एट ऑन माई बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर। बैक पे ही लेट के प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इट इज़ नॉट कंपल्शन। जो मोस्ट फेवरेबल पोजिशन है दैट इज लेफ्ट लेटरल इन प्रेगनेंसी। बैक पे लेटने से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। क्या? क्योंकि बैक पे जब अगर पेशेंट होगी तो जो उसकी वेना केवा है वो कंप्रेस हो जाती है जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए फीमेल्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन लें या नॉर्मल पोजीशन, सेमी फाउलर भी ले सकते हैं, बट लेफ़्ट लेटरल में काउंट करना इजी रहेगा। आराम से लेट के मदर को काउंट करना है। बैक जो सुपाइन पोजीशन है वो प्रेफर नहीं की जाती है। इफ़ आई काउंट फीवर देन 10 किक इन 2 आवर पीरियड, इट कुड बी बिकॉज माई बेबी इज स्लीपिंग। हाँ, 2 घंटे में अगर 10 से कम किक बेबी ने मारे या 10 से कम बार मूवमेंट किया तो हो सकता है बेबी स्लीपिंग मोड में है। आई नीड टू प्लेस माई हैंड ऑन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माई एब्डोमेन एंड कंसनट्रेट ऑन द फीटल मूवमेंट टू काउंट द किक्स। यस, एब्डोमेन पे हाथ रखना है और कंसंट्रेट करना है कि जब भी फीटस मूव करता है तो उसको काउंट करना है। सो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे क्लाइंट को फर्दर इंस्ट्रक्शन की नीड है? सेकंड वाला। क्लाइंट को हम बताएंगे कि आपको सीधा बैक पे लेटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में लेट के और काउंट कर सकते हो फीटल मूवमेंट्स या किक काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is performing an assessment of a pregnant client who is at 28 weeks of gestation. The nurse measures the fundal height in centimeters and note the fundal height is 30 centimeter. How would the nurse interpret this finding? 28 वीक की gestation है और जो fundal height है वो 30 सेंटीमीटर है। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, नॉर्मल फॉर गेस्टेशनल एज है, या कोई और एविडेंस चाहिए डिटरमाइन करने के लिए? सो द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इज इट इज़ नॉर्मल। +-2 जितने भी वीक की प्रेगनेंसी है उससे +-2 अगर फंडल हाइट देखने को मिलती है तो वो नॉर्मल है। फंडल हाइट की अगर बात करें, हाँ, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। This is pubic symphysis. Pubic symphysis.
सो जब यूट्रस प्यूबिक सिम्फाइसिस पे होता है तो जो हाइट होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद इन बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड अम्बलाइकस जो हाइट होती है यूट्रस की वो 4 ऐड करते चलते हैं, 16 सेंटीमीटर। देन लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस 20 सेंटीमीटर, अपर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस 24 सेंटीमीटर। देन ये है जिफी स्टर्नम या जाइफॉइड प्रोसेस, जिफी स्टर्नम 2/3 जो ये डिस्टेंस है इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यहाँ फिर होगा 28 सेंटीमीटर एंड 1/3 32 सेंटीमीटर एंड जिफी स्टर्नम पे 36 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट फिर से कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बेबी है वो पेल्विस की तरफ डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है, एंगेजमेंट होना स्टार्ट होता है एंड डिलीवरी होना स्टार्ट होता है। सो ऐसे हम हाइट का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। 16 पे है यूट्रस, अम्बलाइकस पे है, अम्बलाइकस से ऊपर है, जिफी स्टर्नम के पास है। सो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे कितना होता है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 4 प्लस करेंगे। इन बिटवीन अम्बलाइकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस 16 सेंटीमीटर, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस 20, अपर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस 24, देन 2/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस एंड एट जिफी स्टर्नम। सो 28 वीक्स पे 30 सेंटीमीटर हमें देखने को मिली है, तो ये क्या है नॉर्मल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 3। Next question. The nurse is performing an assessment on a client who suspect being pregnant and checking the client for probable signs of pregnancy. Pregnancy के 3 signs होते हैं, presumptive signs, probable sign और positive sign। प्रिजम्पटिव साइन में क्या आता है कि जैसे कि मदर को नोजिया, वोमिटिंग, एमनोरिया ये सब हो रहा है, वो है प्रिजम्पटिव साइन। प्रोबेबल साइन में हमारे पास क्या आता है ब्लोटमेंट, चैडविक साइन, यूट्राइन एनलार्जमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद पॉजिटिव साइन में हमारे पास क्या आता है फीटल हार्ट रेट डिटेक्शन और अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर रेडियोग्राफी। सो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं प्रोबेबल साइंस हमारे पास कौन कौन से हैं ब्लोटमेंट, चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। और एक हैगार साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस। इस्थमस क्या है यूट्रस का लोअर पार्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस इज हैगार साइन। गुडेल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सो ये जो साइंस हैं ये हमारे होते हैं प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A pregnant client is seen for a regular prenatal visit and tell the nurse about experiencing regular irregular contractions. एक क्लाइंट है जिसने प्रीनेटल विजिट किया है और नर्स को बताया कि उसे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं। The nurse determined that the client is experiencing Braxton Hicks contractions. On the basis of this finding, which nursing action is appropriate? Braxton Hicks contractions के रिगार्डिंग क्या जो नर्सिंग एक्शन है वो अप्रोप्रिएट रहेगा? कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी बेड रेस्ट करना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट देज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमन एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। हाँ, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से फीमेल्स फील करना स्टार्ट करती है और बाद में वो कंटिन्यूटी में रहते हैं पूरी प्रेगनेंसी में और लास्ट में ट्रू लेबर पेन्स अराइज होते हैं।
कॉल द मैटरनिटी यूनिट एंड इन्फॉर्म दैम दैट द क्लाइंट विल बी एडमिटेड इन अ प्री टर्म लेबर कंडीशन। नहीं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से प्री टर्म लेबर कंडीशन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर द इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस विच फीमेल feels फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी and continue throughout the pregnancy. So the correct answer is option 3rd. Next, a client arrived at the clinic for the first prenatal assessment. The client tells the nurse that the first day of the last normal menstrual period, LMP, last menstrual period was October 19, 2023 using Naegele's rule. ADD बताना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करते हैं हम 7 days प्लस 9 months। अब कहीं कहीं होगा कि पहले 9 months ऐड करें फिर 7 days ऐड करें, बट इससे ना इफेक्ट आता है आंसर पे। जब बात करते हैं हम फरवरी की, अगर किसी फीमेल की LMP फरवरी है और फरवरी में डेज होते हैं कभी 28 कभी 29। सो और हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल तो होते ही हैं जिससे आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, 7 days ऐड करने हैं, उसके बाद 9 months ऐड करने हैं। अगर बात आती है फरवरी की तो इसमें हम पहले 9 months ऐड करेंगे, उसके बाद 7 days ऐड करेंगे। सो 19 अक्टूबर, 19 में अगर 7 days ऐड करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में अगर 9 months ऐड करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो आंसर क्या आ जाएगा 26 जुलाई 2024। नेगलेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो फीमेल है उसकी EDD आएगी 26 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि GTPL स्कोर कैलकुलेट करना है। सो पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके ट्विन प्रेगनेंसी है। द क्लाइंट हैज़ ए हेल्दी 5-year-old चाइल्ड, एक हेल्दी चाइल्ड है जो कि 5 साल का है और हु वॉज डिलीवर्ड एट 38 weeks, जिसकी डिलीवरी 38 weeks पे हुई थी। नो हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ फीटल डिस्माइस और अबॉर्शन, कोई भी फीटल डिस्माइस या अबॉर्शन नहीं है। सो GTPL स्कोर कैलकुलेट करना है। GTPAL, G क्या होता है, ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है, कितने टाइम एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। T क्या होता है, टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी कितने वीक पे होती है, 37 week to 41 plus 6 days, 37 weeks to 41 plus 6 days। 42 weeks पे अगर होगी तो क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म डिलीवरी, और अगर 37 से पहले होगी डिलीवरी तो क्या बोलेंगे, प्री टर्म डिलीवरी। P क्या है, प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी। A क्या है, अबॉर्शन। L क्या है, लाइव चाइल्ड। सो कोई फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, बेशक वो प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, बट जितनी बार भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसे हम G में काउंट करेंगे। ग्रेविडा, 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, ये काउंट करेंगे। अब प्रेगनेंसी ट्विन है, ट्रिपलेट है, वो कैसे काउंट करेंगे, वो हम एक ही काउंट करेंगे। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो इस फीमेल का देखते हैं कि अभी वो ट्विन प्रेगनेंसी है उसको, और एक 5-year-old चाइल्ड है, कोई भी अबॉर्शन और फीटल डिस्माइस की हिस्ट्री नहीं है। सो इसका G क्या होगा, G2। टर्म डिलीवरी हुई है 38 weeks पे, T1। प्री टर्म नहीं हुई है कोई, 0। अबॉर्शन नहीं हुआ है कोई, 0। लाइव चाइल्ड है एक 5 साल का, 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, G2, T1, P0, A0, L1। सो G3, ये ऑप्शन गलत हो गया।
G2, T1, P0, A0, L1। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है जैसा हमारा आंसर आया है। थर्ड ऑप्शन G1, ये क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। G2 ये ठीक है बट T0 नहीं है, T1 है, सो ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। So these all are questions from the chapter 22 of the NCLEX, and for more videos, more questions, and if any of the doubt, you can ask in the comment section. For more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.